हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी, क्या हाल चाल है। तो दिवाली वगैरह त्यौहार आप लोग सब मना चुके होंगे, अब वापस हम लोग अपनी पढ़ाई पर आ जाते हैं। तो आई होप आप लोगों का त्यौहार बहुत अच्छा रहा होगा। बाकी के जो पिछले 2-3 दिन तक काफ़ी अच्छे रहे होंगे। मैंने क्लास ऑफ रखी थी और आज से जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक नया सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, डेट इज़ बायोलॉजी। और आपके साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बायोलॉजी, आप लोग सभी जानते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और अब स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से। तो आज की क्लास में इंट्रोडक्शन रखूँगा, देखेंगे दोस्तों हम लोग को बायोलॉजी में है क्या सब्जेक्ट, बायोलॉजी में पढ़ना क्या क्या है और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और सबसे पहले चैप्टर हम लोगों ने कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी को दोस्तों गुड मॉर्निंग, और जल्दी से कमेंट करके बताइए कैसे हो आप लोग। काफ़ी आराम करा है आप लोगों ने 2-3 दिन, तो बिल्कुल पढ़ाई पे जुट जाइए वापस। चलिए दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आज पहली क्लास है और बायोलॉजी की है ना। और आप लोग जानते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। टाइमिंग आप लोगों को पता होनी चाहिए अपनी क्लास की, 9:30 AM पे होती है और अपना टारगेट एक ही है, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, लेट्स क्रैक इट। चलिए, और दोस्तों इसको काफ़ी मिस कर रहे होंगे आप लोग, जो डेली शाम को 4 बजे जो टेस्ट होता है साइंस के मिक्स क्वेश्चन का, और जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाता हूं मैं 1 बजे। दोस्तों ये क्लास आप लोग के आज से बिल्कुल वापस कंटिन्यू हो जाएगी। 3 दिन का मैंने आपको बताया था छुट्टी रहेगी, तो आज से फिर से आप लोग कंटिन्यू हो जाएगी। क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ पर दोस्तों अगर एग्जाम कैटेगरी पूछे तो रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करिए, मेरा नाम डालिए दोस्तों नीरज जांगीड़, मुझे फॉलो आप लोग कर लें। इधर स्पेशल क्लासेज में सी ऑल करोगे, सारी क्लासेज आप लोगों को दिख जाएगी। और दोस्तों जिन्होंने क्लास अटेम्प्ट नहीं करी, एक बार क्लास अटेम्प्ट करके देखो, बिल्कुल आप लोगों को मजा आ जाएगा। साइंस का जो भी डर है सारा आप लोगों का निकल जाएगा। और अगर आप लोग कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को मिलते हैं मल्टीपल कोर्स, यानी अगर एसएससी का सब्सक्रिप्शन लोगे तो एसएससी के सब्सक्रिप्शन में सारी क्लास आपको मिल जाएगी, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, साइंस हो। इवन दोस्तों मेरा बैच आ रहा है एसएससी जेई का, ठीक है, आप लोग का लगभग 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो बिल्कुल फ्रेश बैच है, 0 से स्टार्ट है। आप लोग अभी इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यहाँ पर आपको सारी चीज मिल जाएगी, टेट सीरीज मिल जाएगी, आपको हर क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड यूज करिए नीरज11, ठीक है, और इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। और साथ ही आप लोग किसी भी कैटेगरी में यूज कर सकते हो नीरज11, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास बायोलॉजी की। ओके, क्रैक करने के लिए तैयार है सभी, बहुत अच्छी बात है, आ जाइए। तो दोस्तों देखिए, बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले हम लोग जो चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, बायोलॉजी इस वर्ड की। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों बायोलॉजी की, यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान, तो ये बायोलॉजी जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। एक है आप लोग का बायोस, एक है आप लोगों का लोगोस। ध्यान से समझिए, जो ये बायोलॉजी वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक है आपका बायोस, एक है आप लोग का लोगोस। इस बायोस का मतलब होता है दोस्तों लाइफ, इसका मतलब होता है लाइफ यानी जीवन। और दोस्तों लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी बोले तो दोस्तों अध्ययन करना। तो जीवन का अध्ययन करना ही क्या है दोस्तों, जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है। इसमें हम लोग लाइफ की स्टडी करेंगे, यानी लाइफ की स्टडी करेंगे। जितने भी दोस्तों ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी जीव है, जिनमें भी लाइफ होते हैं, उन सभी की हम लोग स्टडी करेंगे। यही आप लोगों का क्या पार्ट है दोस्तों, बायोलॉजी है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, तो जितने भी जीव है, चाहे हम लोग बात करें प्लांट्स की, चाहे हम लोग बात करें दोस्तों ह्यूमंस की, चाहे हम लोग किसी और एनिमल्स की बात करें, तो उनके बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, उनकी बॉडी में ग्रोथ कैसे होती है, उनकी बॉडी में कौन कौन से डिफरेंट एक्शन होते हैं, उनको कैसे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है इस धरती पर लाखों करोड़ों तरह के क्या है दोस्तों एनिमल्स है, जीव है, तो उनको हम लोग किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, उनका किस प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, सभी की सभी चीजें हम लोग दोस्तों बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं।
क्लियर है क्या? तो जो बायोलॉजी है अपना जीव विज्ञान, इसका मतलब ही है आपका जीवन का विज्ञान, जिसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उनकी दोस्तों बनावट कैसी है, उनका स्ट्रक्चर कैसी है, उनकी दोस्तों कार्यशैली कैसी है, ठीक है, जीवों की हम लोग बात कर रहे हैं, उनकी वृद्धि कैसे होती है, उनका उत्पत्ति कैसे होती है, उनका उद्गम विकास कैसे होता है, उनको कैसे आप लोग क्लासिफाई कर सकते हो, सारा का सारा पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि दोस्तों इस बायोलॉजी वर्ड की, तो बायोलॉजी जो ये वर्ड दिया है दोस्तों वो फ्रांस के लेमार्क ने और दोस्तों ट्रेविरानस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। अगर इस वर्ड की पूछा जाए कि बायोलॉजी नामक वर्ड किसने दिया है, तो दोस्तों ये आप लोग का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। लो देखो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि यह वर्ड आप लोग का ऑप्शन में लेमार्क दिया हुआ था, तो दोनों आप लोग ध्यान रखिए, लेमार्क और ट्रेविरानस ने, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, क्या हम लोग बायोलॉजी को और पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों बायोलॉजी को हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन से 3 पार्ट है? 2 तो आप लोगों ने काफी सुने होंगे, जूलॉजी और बॉटनी, है ना। तो अगर हम लोग बात करें आज तीसरे पार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो बायोलॉजी को आप लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। पहला है दोस्तों बॉटनी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, प्लांट की स्टडी करेंगे, प्लांट से जितनी भी रिलेटेड चीजें आती है सारी की सारी पार्ट होगा आपका बॉटनी में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों जूलॉजी की, जिसको हम लोग जंतु विज्ञान भी बोलते हैं, प्राणी विज्ञान भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे दोस्तों एनिमल की। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ह्यूमन भी क्या है दोस्तों, एक प्रकार के एनिमल ही है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, सारी चीजें आपको मजा आ जाएगा। और तीसरे ब्रांच की बात करें तो एक तो हो गया आप लोगों की बॉटनी, एक है आपकी जूलॉजी और तीसरी है दोस्तों आपकी माइक्रोबायोलॉजी। दोस्तों इसमें हम लोग बॉटनी में तो स्टडी करेंगे प्लांट्स की, जूलॉजी में बात करें तो इसमें स्टडी करेंगे हम लोग एनिमल्स की, जंतुओं की। माइक्रोबायोलॉजी में दोस्तों हम लोग माइक्रोब्स की स्टडी करेंगे। माइक्रोब्स का मतलब है दोस्तों सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव में कौन कौन से आ जाएंगे? आप लोगों के बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गाई, सारे के सारे दोस्तों जो आपके आएंगे माइक्रोब्स में आएंगे, सूक्ष्म जीव में आएंगे। और इन्हीं की स्टडी क्या कहलाती है दोस्तों? माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। ये बात आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करें कि दोस्तों फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं। कई बार पूछा जाता है ना। तो अगर हम लोग बात करें, जो एरिस्टोटल है यानी अरस्तु जो है, उनको बायोलॉजी का और जूलॉजी दोनों का फादर माना जाता है। यानी दोस्तों जनक आप लोगों से पूछा जाए कि जंतु विज्ञान का और जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, दोस्तों अरस्तु को माना जाता है। अच्छा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बता सकता है क्या कि बॉटनी का फादर किसको बोला जाता है? जरा बताइए, बॉटनी का फादर किसको बोला जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो अगर बॉटनी के फादर की बात करें तो ये आपका हो जाएंगे दोस्तों थियोफ्रेस्टस, ठीक है। तो इनको बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक माना जाता है। अच्छा माइक्रोबायोलॉजी का जनक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे माना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है आप लोगों के एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्यों माना जाता है दोस्तों? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जैसे माइक्रोब्स में कौन कौन से आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आता है। तो दोस्तों बैक्टीरिया की जो खोज थी वो इन्होंने ही करी थी। बैक्टीरिया की जो खोज थी वो इन्होंने ही करी थी। हम लोग आगे जब पूरी बायोलॉजी पढ़ लेंगे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा कि बैक्टीरिया क्या होता है, वायरस क्या होता है, फंगस क्या होता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग। बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना होना, अभी मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा वहाँ पर। क्लियर? चलिए तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों बायोलॉजी की, तो आप लोग को पता पड़ गया बायोलॉजी को हम लोग 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो आप लोगों ने इन 3 पार्ट में क्लासीफाई किया है ना, वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे किया है आप लोगों ने। कि एक आपका हो गया बॉटनी हो गया, एक जूलॉजी हो गया, एक आप लोग का माइक्रोबायोलॉजी हो गया। ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे आप लोगों ने करा है। इसका एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने कोई भी चर्चा नहीं करी है। तो आइए एक बार देखते हैं बायोलॉजी के बारे में जो मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं। ओके, तो दोस्तों बायोलॉजी को आप लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। एक तो आप लोग की बेसिक बायोलॉजी, जिसको फर्दर अभी हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड करा। आप लोगों की बॉटनी हो जाएगी, जूलॉजी हो जाएगी, माइक्रोबायोलॉजी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक पार्ट था, हमने अप्लाइड की बात अभी नहीं करी है दोस्तों। इसका एप्लीकेशन क्या है,
समझ आ रही है कि बात को? एप्लीकेशन का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट पता है, जैसे आप लोगों को मैथ्स में पता है परसेंटेज वगैरह, ये कहलाते हैं कॉन्सेप्ट। और अगर मान लीजिए आप लोगों को किसी चीज़ का, आपको ऐसा काम दे दिया गया है कि आप लोगों को कोई टिकट खिड़की है, उसमें कुछ इस प्रकार से ऑफर दो कि हमारा लॉस नहीं हो, तो वहां पर आप लोग जो स्कीम बना रहे हैं वो आप लोग उसको अप्लाइड कर रहे हैं। जो आपको परसेंटेज आता है, जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस आता है, उसको आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो जो हम लोगों ने अभी देखा, जूलॉजी देखा, बॉटनी देखा, माइक्रोबायोलॉजी देखा, वो सारे के सारे बेसिक पार्ट है। क्लियर? अगर हम लोग बात करें बायोलॉजी का, तो एक तो हो जाएगा दोस्तों बेसिक बायोलॉजी और एक हो जाएगा आपकी अप्लाइड बायोलॉजी। मतलब इसी का एप्लीकेशन क्या है, आप लोगों का अप्लाइड बायोलॉजी है। तो बेसिक पार्ट कौन कौन से हैं? एक आपका हो जाएगा बॉटनी, आप लोग सभी जानते हैं, जिसमें हम लोग प्लांट की स्टडी करते हैं। एक हो जाएगा आप लोगों का प्राणी विज्ञान बोल दो या आप लोग जंतु विज्ञान बोल लीजिए, जूलॉजी, जिसमें हम लोग एनिमल्स की स्टडी करेंगे। और एक आपका हो जाएगा दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी। अगर एप्लीकेशन वाले पार्ट में देखें तो दोस्तों आयुर्वेद की हम लोग बात करें, मेडिकल साइंस की बात करें, वो सभी के सभी क्या है दोस्तों, इसी के ही तो एप्लीकेशन है। एग्रीकल्चर की बात करें, कृषि की बात करें, वो सब इसी की। जैसे आप लोग मुझे बताइए कि गेहूं जब आप लोग का उगाया जाता है, तो अगर हम लोगों को कुछ नॉलेज ही नहीं है, स्टेम क्या होता है, तना क्या होता है, रूट्स क्या होती है, जड़ क्या होती है, तो क्या ये चीज़ें डेवलप हो पाती है? क्या नहीं हो पाती। डॉक्टर जो इलाज करता है, अगर उन ब्लड के बारे में ही हम लोगों को नहीं पता, बिल्कुल ब्लड का बेसिक क्या है, कैसे इसका कंपोजिशन होता है, ये चीज़ें नहीं पता, तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे ना। तो दोस्तों जो अप्लाइड बायोलॉजी होती है, उसमें क्या क्या आता है? आप लोगों का कृषि विज्ञान आ गया, कहने का मतलब है आप लोगों का एग्रीकल्चर आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, ठीक है। चिकित्सा विज्ञान आ गया, आपके मेडिकल साइंस आ गया, पशु चिकित्सा आ गई, है ना, वही मेडिकल साइंस का पार्ट है। औषधि विज्ञान यानी दोस्तों आयुर्वेद आप लोग का आ गया, ठीक है। तो ये आप लोग का दोस्तों इसका एप्लीकेशन है। लेकिन हम लोगों को क्या पढ़ना होता है? हम लोगों को बेसिक बायोलॉजी पढ़नी होती है, हम लोगों को बेसिक बायोलॉजी पढ़नी होती है। क्लियर? हम लोगों को पीएचडी वगैरह तो अभी कुछ करनी नहीं है, हम लोगों को बेसिक बायोलॉजी पढ़नी है। तो कहने का मतलब है हम लोगों को बॉटनी पढ़नी है, जूलॉजी पढ़नी है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है। इतनी सी बात क्लियर है मेरे दोस्तों? ठीक है, चलिए आ जाइए। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे नज़र डालते हैं, और सिलेबस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक है और उससे किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पैकेट एरिया बताऊंगा मैं। पैकेट एरिया का मतलब है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों ह्यूमन फिजियोलॉजी से। अब आप लोग बोलेंगे सर ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में मानव आकारिकी भी बोलते हैं। तो इसमें आने वाले चैप्टर्स के बारे में बताता हूँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, और हम लोग स्टार्ट यहीं से करेंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, बायोलॉजी का जो कंप्लीट सिलेबस है, इसमें जो आपके क्वेश्चन आते हैं लगभग दोस्तों 60 से 70% क्वेश्चन आप लोगों के ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही आते हैं। इतनी सी बात क्लियर है क्या? तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। अब आप लोग बोलेंगे सर आपने ये तो बता दिया इससे 60-70% आता है, लेकिन इसमें कौन कौन से चैप्टर होते हैं, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों पहला जो चैप्टर है वो है आप लोगों का न्यूट्रिशन यानी पोषण। अगर हम लोग बात करें इसमें से क्वेश्चन आप लोगों के किस तरह के आते हैं, तो आप लोगों से दोस्तों जैसे हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है, विटामिन क्या होता है, इनके यूजेस क्या है दोस्तों, किस न्यूट्रिएंट का क्या आप लोगों का फंक्शन होता है, क्या हमारी बॉडी में यूज होता है उसका, वो हम लोग बात करेंगे। किसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है, ये सारी की सारी जो चर्चा हम लोग करेंगे वो इस वाले चैप्टर में करेंगे। क्या कहानी समझ में आ गई क्या? जल्दी से बताइए, थम्स अप करके बताइए, क्या इस वाले चैप्टर में समझ में आ गया क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट, ग्लूकोज, प्रोटीन, है ना, ये सारी चीज़ें क्या होती है। अगर हम लोग बात करें इसके बाद में कि किसकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीज हो जाती है, हमारी बॉडी में किसकी कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, सभी चीज़ हम लोग करेंगे दोस्तों इस वाले चैप्टर में। और ये वाला जो आप लोग का सब्जेक्ट है, ये सिर्फ आप लोगों को एग्जाम ही पास नहीं करवाएगा, आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपकी डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जैसे कैसे करने वाला है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मेरे जॉइंट्स में पेन हो रहा है,
अब दोस्तों इस पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में एग्जैक्टली आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि दोस्तों अगर शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो किस वजह से हो सकती है। जैसे अगर मैं बोलूँ यार मेरे जॉइंट्स में बहुत पेन होता है, तो एक अंदाजा लगा सकते हो कि क्या आप हो सकता है। आप तो सीधे डॉक्टर के पास जाओगे, लेकिन एक अंदाजा आप लोग लगाए कि दोस्तों हो क्या सकता है कि यार जॉइंट्स में अगर पेन हो रहा है। तो अगर आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी होती तो आप लोग बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को रहे तो आप लोग बोलेंगे सर एक बार आप अपना यूरिन टेस्ट कराओ। क्यों? क्योंकि अगर दोस्तों यूरिन में यूरिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा आता है तो क्या होता है, अपने जॉइंट्स में ये यूरिक एसिड जम जाता है, और जम जाता है जिसकी वजह से जॉइंट्स में पेन होता है। तो फिर मैं बोलूँगा कि चलो मेरे बॉडी में यूरिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा है तो अब मैं क्या करूँ। आप लोग बोलेंगे कि सर सबसे पहले तो प्रोटीन वाला खाना आप लोग कम खाओ। फिर मैं पूछूंगा क्यों खाओ। आप लोग बोलेंगे कि प्रोटीन आपका बना होता है एमिनो एसिड से, और एमिनो एसिड आपका कन्वर्ट होता है यूरिया में, यूरिक एसिड में। ठीक है, तो आप प्रोटीन का खाना कम खाओगे तो आप लोग के यूरिक एसिड का जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, जो इकट्ठा हो रहा है वो कम हो जाएगा, आपके जॉइंट्स में पेन होना अपने आप कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को कब पता पड़ेगी, जब आप लोग को बिल्कुल सारी चीज़ें नॉलेज होगी। आप लोग जो भी चीज़ें खा रहे हो उससे क्या आप लोगों को मिल रहा है, क्या आप लोगों के साइड इफेक्ट है, सारी चीज़ें आप लोगों को पता पड़ जाएगी दोस्तों इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर में। और जो मैंने अभी आपको बोला कि दोस्तों जॉइंट्स में जो आप लोग के यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों गाउट डिजीज, यानी गठिया बीमारी। तो जो बड़े बड़े बोलते हैं ना कि मेरे गठिया हो गया, मेरा गठिया हो गया, तो आप लोग बोल सकते हो भाई परेशान मत हो, यूरिन में यूरिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा है, प्रोटीन कम का। समझ रहे क्या? चलते हैं आगे। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ही। अब दोस्तों आपने खा तो लिया, आपने एप्पल भी खा लिया, आपने ये भी खा लिया, अब उसका डाइजेशन होना जरूरी है क्या? और दोस्तों हर कोई देखो होता क्या है, जैसे आपको पता है, जैसे मैं अगर कोई सिस्टम बोल रहा हूँ है ना कि हमारा देश का सिस्टम खराब है, या हमारा मेडिकल सिस्टम खराब है, या हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, या एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, तो सिस्टम का मतलब किसी में एक इंसान की बात नहीं कर रहा, पूरी की पूरी दोस्तों कार्य व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। तो सिमिलरली दोस्तों हमारे पास में बॉडी में डिफरेंट सिस्टम होते हैं। जैसे आप लोगों का कंकाल तंत्र होता है, पाचन तंत्र होता है, अंतःस्रावी तंत्र होता है, समझ आ रही है क्या? नर्वस सिस्टम होता है आप लोगों का, तंत्रिका तंत्र होता है। तो हर तंत्र का एक स्पेसिफिक कार्य होता है। तो सिमिलरली आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या इसमें एक आदमी होगा क्या? कहने का मतलब है केवल एक अंग होगा क्या? नहीं, इसमें बहुत सारे अंग होंगे और उन सभी अंगों का मिलके एक स्पेशल कार्य होगा, और यहाँ पर जो कार्य होगा वो क्या होगा? खाने को पचाना है। तो इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर में आप लोगों से क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं? क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि आप लोग जो भोजन ले रहे हो, जैसे अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट, तो उसका पाचन कहाँ से शुरू होगा, उसका पूरा पाचन कहाँ पर होगा? जैसे आपके माउथ में पाचन होगा, या ओइसोफेगस में होगा, स्टोमक में होगा, छोटी आंत में होगा, बड़ी आंत में होगा, कहाँ पर होगा? इसके बाद में आप लोगों से पूछा जाता है कि दोस्तों कौन सा एंजाइम्स के बारे में इसमें काफ़ी पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम किस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का पाचन करेगा। समझ आ रही है बात को? इसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इस एंजाइम की कमी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या अधिकता हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो सारा का सारा पार्ट हम लोग करेंगे दोस्तों इस डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी पाचन तंत्र में। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ब्लड के बारे में पूछा जाता है कि ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उसका क्या क्या फंक्शन होता है। इसमें आप लोगों से ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा जाता है, और आपसे पूछा जाता है दोस्तों, जैसे हार्ट से आपको पता है आपका जो हृदय होता है वो ब्लड को पंप करता है। तो ब्लड अगर पंप होगा तो डिफरेंट ऑर्गन पे जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। तो दोस्तों हर एक ऑर्गन में ले जाने के लिए एक स्पेशल ट्यूब है। अभी मैं नहीं बोलूँगा कि दोस्तों आर्टरी क्या होता है, वेन क्या होता है, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। तो अभी आप लोग जस्ट ऐसे समझिए कि हर एक ऑर्गन में, जैसे अगर मैं बात करूँ आप लोगों का हार्ट है, तो यहाँ से दोस्तों किडनी में ले जाने के लिए, या मैं आप लोगों से बोलूँ स्टोमक में ले जाने के लिए, हर ऑर्गन में ले जाने के लिए एक स्पेशल ट्यूब होती है। आप लोगों से उसके बारे में पूछा जा सकता है कि जैसे किडनी में जो ब्लड जा रहा है वो कौन से ट्यूब से जा रहा है, तो वो आप लोग की रेनल आर्टरी हो जाएगी। तो सारी चीज़ें मैं आप लोग को डिस्कस करूंगा, है ना। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों स्केलेटल सिस्टम में। इसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों बोन्स के बारे में, हड्डियों के बारे में, कार्टिलेज के बारे में, मसल्स के बारे में, मांसपेशियों के बारे में, ये हम लोग बात करेंगे आप लोग के कंकाल तंत्र में। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों रेस्पिरेशन।
आप लोगों को पता है दोस्तों सांस लेना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप लोग सांस ले रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग, लेकिन रेस्पिरेशन इज डिफरेंट। दोस्तों आप लोग सांस ले रहे हो, लेकिन दोस्तों आप जब सांस ले रहे हो तो इस दौरान गैसों का एक्सचेंज हो रहा है क्या? आप लोग ऑक्सीजन ले रहे हो, CO2 बाहर छोड़ रहे हो, तो वो CO2 आई कहां से? क्योंकि दोस्तों जो आप लोगों ने ऑक्सीजन अंदर ली उससे हुआ क्या, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग जो भोजन खाते हो ना, फूड खाते हो आप, इससे क्या आपको एनर्जी मिलती है कि? बिल्कुल मिलती है। तो एनर्जी कैसे मिलता है दोस्तों? फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है, जब इसका ऑक्सीकरण होता है ना, तब आप लोगों को मिलती है एनर्जी, और साथ में ही दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो अगर आप लोगों को फूड का ऑक्सीडेशन करवाना है तो किसकी आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। और पूरे बॉडी में अगर आप लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाना है तो इसके लिए पहले ऑक्सीजन अंदर लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो रेस्पिरेशन प्रक्रिया है, इसी के दौरान आप लोग की ऑक्सीजन अंदर आती है, और जहां जहां पर दोस्तों CO2 आप लोग की प्रोड्यूस हो रही है उसको बाहर भी तो निकालना है, तो ये भी लंग्स ही आपका निकालता है। तो पूरा का पूरा पार्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में बोला जाता है उत्सर्जन तंत्र। आप लोग जानते हैं आपकी बॉडी में डिफरेंट प्रक्रिया होगी, पाचन भी होगा, रेस्पिरेशन भी होगा, श्वसन भी होगा। तो दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया में आप लोगों के कुछ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपके होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। जैसे मैं आपकी बात करूं दोस्तों, जो नाइट्रोजन होता है वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। प्लांट के लिए, पौधों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, लेकिन हमारे लिए आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों इसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा ना। तो वो सिस्टम जो आपकी बॉडी से अनवांटेड मटेरियल, अनवांटेड सब्सटेंस बाहर निकाल रहा है, वो ही आप लोगों का क्या कहलाएगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? आपकी किडनी होती है। आपको पता है दोस्तों किडनी में किसका फॉर्मेशन होता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और यूरिन में कुछ अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, जो जैसे ही आप लोग यूरिन बाहर निकलेगा तो वो अनवांटेड सब्सटेंस भी आप लोग के बाहर निकल जाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या है आप लोगों को पता है? इसमें हम लोग सारे हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। कौन से हार्मोन का क्या कार्य होता है, हार्मोन होता क्या है, कौन से हार्मोन का क्या कार्य है, किसी हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे सारे हार्मोन के बारे में, और कौन सा हार्मोन कौन सी ग्लैंड से निकलता है, अब ग्लैंड क्या होता है, सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, एक जना बोल रहा है सर डिटेल में पढ़ाओ, तो आपको क्या लग रहा है? अच्छा, 2-4 बच्चों को तो ये लग रहा है कि चलो न्यूट्रिशन चैप्टर हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया। तो बच्चे आपने स्टार्टिंग में देखा नहीं, मैं जस्ट आप लोग को सिलेबस बता रहा हूँ, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा आप लोगों को, ठीक है? तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया एंडोक्राइन सिस्टम में। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे नर्वस सिस्टम। इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं ब्रेन से रिलेटेड पूछा जाता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट कौन सा पर्टिकुलर फंक्शन करता है, जैसे छींकने में, खांसने में, है ना, मेमोरी को स्टोर करने में कौन सा पार्ट यूजफुल रहता है। तो सारा का सारा पार्ट हम लोग करेंगे दोस्तों नर्वस सिस्टम में। इसके बाद में आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार होता है, कौन कौन से ऑर्गन है जो इसमें दोस्तों पार्टिसिपेट करते हैं इस रिप्रोडक्शन प्रक्रिया में। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों सेल बायोलॉजी। इसमें हम लोग बात करेंगे सेल क्या होती है, कोशिका क्या होती है, सेल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन से कंपोनेंट की डिस्कवरी किसने करी, वो सारी की सारी जो हम लोग चर्चा करेंगे वो सेल वाले चैप्टर में करेंगे। इसके बाद में हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि मैंने आपको बताया इस अर्थ पे, इस धरती पे लाखों करोड़ों तरह के जीव हैं। अरे 10-20 तो आपने देखे होंगे, एक बंदर है, हम ह्यूमन है, मछली है, बिल्ली है, कुत्ते हैं। तो दोस्तों आप लोग आधे से ज़्यादा जानते नहीं, हमने देखे नहीं। एक्वेटिक एनिमल्स कितने होते हैं दोस्तों, जो समुद्र में रहने वाले जीव कितने होते हैं हम छोटे छोटे कीड़े वगैरह। तो उन सभी को हम लोग क्लासीफाई करेंगे, क्योंकि हम जैसे पीरियोडिक टेबल में आपको पता है हर एक एलिमेंट की अलग से स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। जैसे पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने अलग अलग क्लासीफाई कर दिया था, इसको एस ब्लॉक में डाल दिया, इनको पी ब्लॉक में। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, उनको क्लासीफाई करेंगे।
इसके बाद में दोस्तों जो आपके माइक्रोबायोलॉजी वाला पार्ट था ना, वायरस के बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, क्या ये होते हैं, इनसे क्या क्या डिजीज हो सकती है, सारी की सारी चर्चा हम लोग करेंगे इसमें। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे दोस्तों आपके बॉटनी, और बॉटनी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप लोगों से पूछ लेगा कि जो गाजर आप लोग खाते हो ये प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, तना होता है, रूट होता है, कहने का मतलब है स्टेम होती है, या क्या होता है। आलू आप लोग जो खाते हो वो क्या होता है, तो आप लोगों से दोस्तों स्टेम पूछेगा, तना के बारे में पूछेगा, कौन कौन से तना होते हैं, कौन कौन से रूट्स होते हैं, कौन कौन से फ्लावर्स होते हैं जो आप लोग खाते हो। इसके बाद में दोस्तों आपको पता है हर प्लांट का कलर अलग अलग होता है, मैक्सिमम का ग्रीन कलर होता है, लेकिन किसी का क्या होता है, किसी का क्या होता है। तो वो जो कलर होता है उसका कारण क्या है, उसका कॉज क्या है, और ये आपका होता है दोस्तों पिगमेंट, है ना। आगे हम लोग चर्चा करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कौन से पिगमेंट के कारण हरा रंग होता है, कौन से पिगमेंट के कारण पीला रंग होता है, कौन से के कारण नीला होता है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्लांट हार्मोन के बारे में कि प्लांट में कौन कौन से हार्मोन होते हैं, कौन से हार्मोन का क्या कार्य होता है, लीव्स की पत्तियों की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन आपका इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे आपके बॉटनी में। अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट करके पूछिए, फिर मैं आप लोगों को कुछ सैंपल क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो आप लोगों से बायोलॉजी में पूछे जाता है। हाँ, जो आलू होता है वो आप लोगों का स्टेम होता है, तना होता है, और गाजर जो आप लोग खाते हो दोस्तों वो रूट होती है। मूली आप लोग जो खाते हो वो रूट होती है दोस्तों, जड़ होती है। ओके, तो अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं ये मान के चलूँगा आपको कुछ भी नहीं आता है, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। और कल जो पहला चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा वो आप लोगों का होगा न्यूट्रिशन वाला। और अभी मैं आपको कुछ सैंपल क्वेश्चन करवाता हूँ, कल से हम लोग ये पढ़ेंगे, कल से टाइमिंग रहेगी 9:30 बजे सेम। अब मैं कुछ आप लोगों को सैंपल क्वेश्चन करवा लेता हूँ बायोलॉजी में किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब हम लोग ये पूरा कर लेंगे तो हर एक क्वेश्चन बायोलॉजी का आप लोग सॉल्व करने की कंडीशन में आ जाओगे। ओके, चलिए आ जाओ। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। रेलवे के कुछ क्वेश्चंस लेता हूं मैं कि मानव शरीर के किस भाग में दोस्तों पायरिया रोग होता है। तो अगर पायरिया की बात करें दोस्तों, ये आपके दांतों में होने वाला रोग है। इसमें क्या होते हैं, आप लोग के जो गम्स होते हैं इनमें क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, इनमें खून आता है। तो ये आप लोगों का किससे रिलेटेड हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों का दांत और मसूड़ों से रिलेटेड आप लोगों का डिजीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना समझ नहीं आ रहा हो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जब पूरी बायोलॉजी आप लोग पढ़ लोगे तभी तो आप लोग सॉल्व कर पाओगे। अभी आपको पता ही नहीं तो कैसे सॉल्व कर लोगे। लेकिन मैं कुछ सैंपल क्वेश्चन करवा रहा हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। बताइए इसमें से अगर आपको आते हैं तो बताइए, वरना मैं सॉल्यूशन करवा ही रहा हूँ। और जब पूरी बायोलॉजी पढ़ लेंगे सभी प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर बात करें दोस्तों हाइड्रोफोबिया, तो आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, रेबीज जो डिजीज होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। जो रेबीज होती है दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। अब बात आती है दोस्तों रेबीज क्या है। दोस्तों ये एक आप लोगों का वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज का मतलब है दोस्तों वायरस से होने वाला रोग है। तो अब आप लोगों को यह पता पड़ गया कि रेबीज एक वायरस से होने वाला रोग है, तो आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कौन से वायरस से होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं दोस्तों रेबीज की, जो जनरली दोस्तों आवारा कुत्तों के काटने से फैलता है। इससे क्या होता है, आपके बॉडी में एक वायरस की वजह से ये आप लोगों की डिजीज होती है। कौन सा वायरस होता है दोस्तों, ये आप लोग का होता है रेबीज लाइसे वायरस। अगर हम लोग बात करें इसके इफेक्ट की, अगर हम लोग बात करें दोस्तों इसके इफेक्ट की, तो जो आप लोगों का नर्वस सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे ना, मैंने आपको बताया था, तो नर्वस सिस्टम भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो उसमें ये एक प्रकार होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो उसको ये इफेक्ट करता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये आपका फैलता कैसा है, तो दोस्तों ये आप लोग के आमतौर पर एक जानवर के काटने से फैलता है और जनरली पागल कुत्तों के काटने से ये फैलता है। कहानी क्लियर है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। जो हीमोफीलिया है दोस्तों एक जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक डिजीज का मतलब क्या है, अगर आपको पेरेंट्स को होती है तो आपको भी होगी है।
तो दोस्तों ये जो आपकी डिजीज है इसमें होती क्या प्रॉब्लम है, ये आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, अंधापन हो जाता है, आपको क्या हो जाता है। आप लोगों को पता है दोस्तों, चोट लगने पर हम लोग चाहते हैं ब्लड जल्दी से जम जाए, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाए, रक्त का थक्का बन जाए। तो अगर रक्त का थक्का दोस्तों जल्दी नहीं जमता है तो बहुत ज़्यादा ब्लड आप लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्लो कर जाएगा, बह जाएगा। तो इसी डिजीज को हम लोग बोलते हैं दोस्तों रक्त का थक्का नहीं जमना। रक्त का थक्का नहीं जमना या रक्त का नहीं जमना बात एक ही है। तो आप लोगों की ये डिजीज जो होती है वो कौन सी होती है, हीमोफीलिया, जो कि एक जेनेटिक डिजीज है ना। क्लियर है क्या? चलते हैं आगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, ल्यूकेमिया इज ए काइंड ऑफ, ल्यूकेमिया क्या है, किसका एक प्रकार है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए दोस्तों 4 ऑप्शन है, चेक करिए किसी को आता है क्या, जल्दी से बताइए। आ जाइए। तो दोस्तों ल्यूकेमिया जो है वो एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और कैसे होता है ये ब्लड कैंसर, ये भी जानिए। आपके ब्लड में दोस्तों आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है। तो आपके ब्लड में जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशो होता है वो 600:1 होता है। कितना होता है? 600:1। दोस्तों अगर किसी कारणवश आपकी बॉडी में, ब्लड में डब्ल्यूबीसी का अमाउंट अगर बढ़ जाता है तो दोस्तों इसी प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं आप लोगों का ल्यूकेमिया, जो कि एक आपका कैंसर है। ठीक है, चले आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस रोग में जो रोगाणु होते हैं, रोगाणु का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसे आप लोगों के जीव जिनकी वजह से रोग हो रहा है। तो ऐसा कौन सा आप लोग का रोग है जिसमें से दोस्तों घाव में से होकर ये आपकी बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, आपकी बॉडी में जो रोगाणु है, जो जर्म्स है, जिनकी वजह से बीमारी होने वाली है, तो आपकी बॉडी में एंटर करेंगे जरूर। तो खुले घाव से अगर ये एंटर कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा डिजीज है, तो दोस्तों ये आपका होता है टीटनेस। ये होता है आपका टीटनेस। इसलिए आप लोगों को पता है जब भी चोट लगती है आप लोग टीटनेस का इंजेक्शन लगवाते हो ना, लगवाते हो। तो बात करते हैं अगर टीटनेस की, तो आप लोगों से इसके बारे में क्या क्या पूछा जाता है, ये सारी चीजें मैं आप लोग को बताता हूं। देखो दोस्तों, टीटनेस होता किसकी वजह से है? फंगस की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, या किसी वायरस की वजह से होता है। तो पहली बात तो आप लोगों को पता होनी चाहिए दोस्तों, ये आप लोगों का बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। दूसरी बात आप लोगों से पूछा जाता है इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है दोस्तों आपका लॉकजा। आपको पता है दोस्तों, आपका जो जबड़ा होता है, जॉ जो होती है, इस डिजीज में इसका मूवमेंट बिल्कुल कम हो जाता है। यहाँ की जो आपकी मसल्स होती है वो बिल्कुल आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो है ना, आप लोग अपना जो जबड़ा होता है इसको मूवमेंट नहीं करवा पाते, इसलिए हम लोग इस डिजीज को लॉक जॉ भी बोलते हैं कि आपकी जो जॉ है वो लॉक हो गई। आइए देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें बैक्टीरिया से होने वाले और कौन कौन से रोग हैं, तो दोस्तों आइए, है ना, आप लोग का हैजा हो जाएगा, आप लोग का टाइफाइड हो जाएगा। अभी हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, आप तो सीधे उसकी बात करो। देखो ये आपका हो जाएगा टीटनस, और इसी को हम लोग बोलते हैं लॉक जॉ। दोस्तों ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो ये आपके क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी की वजह से होता है। ये कैसे आपका ट्रांसमिट कर सकता है दोस्तों? दूषित घाव। दूषित घाव का मतलब है अगर आप लोगों के कहीं पर लग गई, घाव हो गया, ठीक है, किसी ऐसे चीज़ से लग गई जो काफ़ी आप लोगों का गंदा सा था, है ना, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों इस बैक्टीरिया के पाए जाने की प्रायिकता बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से ये आप लोगों का डिजीज हो जाती है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। फिर मैं ऐसे सारे बता दूंगा मैं आपको। अरे पढ़ के तो देखो, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हुई, इससे भी बढ़िया मजा आएगा आप लोगों को बायोलॉजी में। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, खून में कौन सा अवयव नहीं होता। ये रेलवे का एक क्वेश्चन है सारे आप लोगों के। तो अगर ब्लड की मैं बात करूं, आइए, तो आपका जो ब्लड होता है ना दोस्तों, अरे जो ब्लड होता है ना, इसमें 55% होता है प्लाज्मा। इसमें 55% होता है प्लाज्मा और 45% होता है ब्लड कॉर्पस्कुल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं रक्त कणिकाएं। इस 45% में दोस्तों क्या क्या पाया जाता है?
आरबीसी भी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी भी पाया जाता है दोस्तों, प्लेटलेट्स भी पाई जाती है। क्लियर? तो आरबीसी की बात करें दोस्तों 44% तो यही है, बाकी 1% आप लोग के डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलके होती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा नहीं होता आपके ब्लड में। आरबीसी पाया जाता है कि बिल्कुल ये तो पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी भी पाया जाता है, प्लाज्मा भी पाया जाता है दोस्तों। ये आपके प्लासेंटा नामक कोई चीज़ आपके ब्लड में नहीं होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? चलिए आगे। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जब सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे जब मैं आपको बताऊंगा। मानव रक्त का पीएच 7.3 से 7.4 के बीच में होती है। तो ऑप्शन में क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है? सबसे निकटतम दोस्तों 7.5 है। तो राइट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। तो अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हो सकता है बहुत जन है ये कर नहीं पाए। ऑब्वियसली बात है, अभी बायोलॉजी पढ़ी नहीं तो क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व कर लोगे। तो जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, आरबीसी का शेप कौन सा होता है? 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। आरआरबी 2006 का क्वेश्चन है, आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नन ऑफ दीज। क्यों हो जाएगा? आइए देखते हैं। देखो जो आरबीसी होता है ना दोस्तों, इसका जो शेप होता है ना, ये देखो यहाँ से आप लोग दिख रहा है ऐसे कॉनकेव टाइप का, और यहाँ से भी आप लोगों का दोस्तों कॉनकेव होता है। दोस्तों इसका शेप होता है डबल कॉनकेव, ध्यान रखो। इसका शेप होता है डबल कॉनकेव, द्विअवतल इसका शेप होता है, डबल कॉनकेव। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है दोस्तों। राइट आंसर आपको हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा, कोई भी दिक्कत की बात आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे। और दोस्तों आज से वापस से क्लास कंटिन्यू हो रही है, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार करते हो। रोज शाम को अरे कोई एक टेस्ट देखे तो देखो, मिक्स क्वेश्चन का टेस्ट होता है, इतना मजा आ जाएगा दोस्तों। एक भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। 2020 के जितने भी पेपर हुए हैं सारे इसी से आप लोगों का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया इससे। और 1 बजे मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाता हूँ। फिजिक्स के करवा चुका हूँ, केमिस्ट्री के आज से स्टार्ट हो जाएंगे। और जब केमिस्ट्री के पूरे खत्म हो जाएंगे फिर हम लोग बायोलॉजी के खत्म होते हैं, बायोलॉजी के भी स्टार्ट करा देंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्री होता है अनअकैडमी पे। क्या करना है आप लोगों को? इसके लिए मेरा नाम सर्च करना है, रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करना है पहले तो गोल, क्योंकि रेलवे की तैयारी करो तो रेलवे सर्च करो। तो नीरज जांगिड सर्च करें, मुझे आप लोग फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर स्पेशल क्लासेज में सी ऑल करोगे, सारी क्लासेज आपको दिख जाएगी, अपकमिंग, कंप्लीटेड। चलिए बताइए दोस्तों, कोई भी आपके डाउट हो तो। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन वाला जो आपका चैप्टर है, पोषण वाला जो आपका चैप्टर है। कोई डाउट हो तो बताइए। सर 1 PM पे होगा ना? बिल्कुल होगा। पीडीएफ आप लोगों को आज वाली क्लास की तो नहीं मिलेगी, क्योंकि आज तो मैंने ऐसे कुछ पढ़ाया नहीं। आपको पता है हर क्लास की पीडीएफ कमेंट के नीचे मिल जाती है। तो कल से आप लोगों को वही क्लास के नीचे कमेंट में आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। व्हाट अबाउट एनवायरमेंट? बायोलॉजी हो जाती है, तो बायोलॉजी के बाद में करा देंगे। पीडीएफ मांगने वाले किस दुनिया से आते हैं? तो मुझे भी पता नहीं पड़ पड़ा, रोज ही ना बताता हूँ, क्लास के नीचे कमेंट में मिल जाती है, उसके बावजूद ये करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों कमेंट में आप लोग जाके देख लिया करो। और कोई दिक्कत? सर ये क्लास कहाँ पर होगी? ये आप लोग के दोस्तों जो रोज़ सुबह 9:30 बजे क्लास होती है, यूट्यूब पे होती है। आपको यही अभी आज मैं कहाँ ले रहा हूँ, ये कहाँ पर हो आप? यूट्यूब पे कहाँ पर हो? पहले तो मुझे ये बताओ। जो क्लास होगी डेली आपकी 9:30 बजे वाईफाई स्टडी यूट्यूब पे होगी। ओके दोस्तों, मेरे सारे क्वेश्चन सही हुए, अच्छी बात है। जिन्होंने 4 बजे वाला टेस्ट देते हैं रोजिना, उसके तो गलत हो ही नहीं सकते, चाहे उन्होंने बायोलॉजी अभी भी नहीं पढ़ी हो तो, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें मैं कई बार वहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ज़्यादा परेशान मत हो, आज केवल और केवल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था बायोलॉजी का। एग्जैक्टली हमको पता तो पड़े हम लोग को पढ़ना क्या है। हम लोग कल आज से सीधा मैं न्यूट्रिशन वाला चैप्टर स्टार्ट करता, पता ही नहीं पड़ रहा कि सर चैप्टर कौन सा होता है, कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है,
तो आप लोगों को दोस्तों ये टेस्ट आप लोग रोजाना दिया करो, इसमें आपको रैंक भी मिलती है। और कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लो तो इसमें दोस्तों आप लोगों को सारे कोर्स मिल जाते हैं, मल्टीपल कोर्स। जैसे एसएससी का लोगे तो एसएससी के जितने भी कोर्स चल रहे हैं सारे मिल जाएंगे। मेरा एसएससी जूनियर इंजीनियर का कंप्लीट बैच आ रहा है मैकेनिकल वालों का, है ना। तो ये 20 तारीख के आसपास स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग उसको अभी ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन आप लोग ले लीजिए। इसमें साथ में आपके जितने भी कोर्सेज है, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सारे आपको मिल जाएंगे। तो इसका गेट सब्सक्रिप्शन आप लोग कर लीजिएगा। ये ऑप्शन आ जाएंगे। 12 महीने का पड़ता है दोस्तों 6000 का, 24 महीने का पड़ता है 9600 का। रेफरल कोड डालोगे नीरज 11 तो ये आपका पड़ जाएगा 1 साल का 5400 का और 2 साल का आपका 6480 का। ठीक है, तो बेस्ट है 2 साल का ले लो 6480 में। ओके दोस्तों, सर मैं आपका एक ही से सारे नोट्स बना रहा हूँ इस पर एनटीपीसी पार। बिल्कुल देखो, मेहनत करो, मेहनत का कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है। कुछ जने सोचते हैं कि भैया एग्जाम आ गया 10 दिन पहले पढ़ ले, 15 दिन पहले। आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर साइंस वो वाली नहीं होती। देखो साइंस मैं भी आपको करा दूँ 500 क्वेश्चन में पूरी साइंस मैं भी करा सकता हूँ। और आपके एग्जाम में दोस्तों जैसे 13-14 नंबर की जो साइंस आएगी उसमें से 5-6 क्वेश्चन आपके भी फिट जाए। अब लेकिन वो बच्चे तो सोचते हैं कि भैया मैं 500 क्वेश्चन करके आता, उस हिसाब से तो बहुत अच्छा पेपर हुआ मेरा। लेकिन लिटरली बात ये है कि उससे आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है यार। 15 क्वेश्चन में से अगर 4-5 अगर आप लोग बिठा रहे हो क्वेश्चन, 5-6 बिठा रहे हो, 7 बिठा रहे हो, तो उससे सिलेक्शन थोड़ी होना है। सिलेक्शन के लिए तो आपको पता है दोस्तों कितने स्टूडेंट हैं जो पूरा कंप्लीट करके 3-3, 4-4 बार करके बैठे हैं। तो आप लोग को डिटेल में पूरी जीके पढ़नी होगी, तब जाके आप लोग, ये साइंस की बात करो तो डिटेल में आपको साइंस पढ़नी होगी, तब जाके आपको कहीं जाके पूरा कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब आप लोग ब्लड किससे रिलेटेड 10 MCQ कर गए, आपको पता ही नहीं है ब्लड होता क्या है, ब्लड के कंपोनेंट क्या है, किस प्रकार से ब्लड का निर्माण होता है। तो अगर सारी थ्योरी आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। MCQ के सारे आप लोग जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को। और बाकी MCQs के लिए मैं रोजाना अनअकैडमी पे आपकी प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ, तो बेस्ट आप लोग का सारा काम हो ही रहा है। क्लास बोर्ड पर होगी, बिल्कुल बोर्ड पर होगी दोस्तों। फ्री है क्या अनअकैडमी पे? जी बिल्कुल, 1 बजे और 4 बजे क्लास बिल्कुल फ्री है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे सेम टाइम यहाँ पर, और रोज आप लोग के 4 बजे अनअकैडमी पे हम लोग मिलते हैं, 1 बजे और 4 बजे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन वाला चैप्टर। बाय बाय।